मैं कमेंट और AK सिंह और आज फिर हम सीटेट की तैयारी करेंगे। और सीटेट में हम बाल विकास को देख रहे हैं, यानी कि बाल विकास की तैयारी कर रहे हैं। और बाल विकास के कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिस सेट के तौर पर, एक प्रैक्टिस सेट के तौर पर, एक प्रैक्टिस टॉपिक्स के तौर पर, एक प्रैक्टिस व्यू के तौर पर हम कहीं ना कहीं बाल विकास को देख रहे हैं। और सीटेट में बाल विकास के बिना सीटेट अधूरा है, यानी कि आप बीएड के बिना साइकोलॉजी अधूरी है, साइकोलॉजी के बिना बीएड अधूरा है। तो कहीं ना कहीं जब तक आप साइकोलॉजी नहीं पढ़ोगे और साइकोलॉजी के बिना कहीं ना कहीं आप सीटेट को पास नहीं कर पाओगे। और ये जो टॉपिक्स हैं हमारे, जो कहीं ना कहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो आपको देखने के मिलेंगे, जिससे क्या होगा, आपकी सीटेट की बहुत ही अच्छी तैयारी होगी। तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन और आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं, यानी कि आज के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसमें हम अपने टॉपिक्स को जानने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं उनसे समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 21 का क्वेश्चन कह रहा है, प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम के लिए अध्यापक को किस प्रकार की शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि जब इस तरह की जब बात आती है पैडागोजी में, जब पैडागोजी की जब थिंकिंग की यानी इफेक्टिव टीचिंग की बात आती है, यानी प्रभावशाली तरीके से बात आती है, तो हम क्या करते हैं, हम उस चीज़ को सारी तरीके से पूर्ण करते हैं। यानी कि बच्चे को क्या कराना है, बच्चे को उस चीज़ का, यानी कि कोई भी चीज़, जैसे ये टॉपिक यानी कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको अर्थपूर्ण तरीके से आप समझ पाओ, यानी कि इसका अर्थ समझ पाओ, तभी ये क्या है, आप इसका क्वेश्चन को हल कर पाओगे। ऐसे ही क्या करना है, बच्चों को क्या करना है, तो इसका आंसर क्या होगा, सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक, यानी कि पहला होगा। और पहला आपको टॉपिक, यानी कि पहले क्वेश्चन में पहले ही आंसर मिल रहा है। और इसका आंसर क्यों होगा, यानी प्रभावशाली और अर्थपूर्ण जो अधिगम के लिए अध्यापकों को तो ये क्या है, यानी कि इसका दूसरा क्या है, मानकीकृत, तीसरा क्या है, परीक्षा केंद्र, और चौथा क्या है, व्यवहार। यानी कि इसमें क्या होगा, संस्कृति के रूप से प्रासंगिक प्रविधियों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर इससे क्या होता है, अर्थपूर्ण अधिगम जो अर्थपूर्ण अधिगम से तात्पर्य पूरे समझने के साथ होता है। यानी कि आपको क्या है, जब तक ये क्वेश्चन पूरा समझ में नहीं आएगा तब तक क्या आप इसका आंसर पढ़ यानी समझ पाओगे। तो इसीलिए कहीं ना कहीं अर्थपूर्ण तरीके को इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके में आ जाएगा पहला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है एनसीएफ 2020। एनसीएफ 2020 के बारे में मैंने बहुत बार आपको करा चुका है। तो एनसीएफ 2020 में आपको बहुत, यानी कि आप वो एनसीएफ 2020 की जो हमारे चैनल पर पड़ी हुई है वीडियो से जाकर देखिए। उस टॉपिक को अगर आपने एक बार समझ लिया तो आप क्या है, पूरी ज़िंदगी में किसी से भी क्या है, एनसीएफ के बारे में, एनसीएफ या सॉरी एनसीएफ बोलो, एनईपी के बारे में और एनसीएफ के बारे में कहीं ना कहीं बहस कर पाओगे। एनसीएफ का टॉपिक भी बड़ा, एनईपी का टॉपिक बड़ा, एनसीएफ और एनईपी के बारे में कहीं ना कहीं बहस कर पाओगे। तो यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अधिगम के कौन से तरीके पर बल देता है और कौन सा तरीके बल देता है, सारे ये तरीके हैं, इसमें कोई सा भी तरीका मुझे ऐसा नहीं दिख रहा जो क्या है जिस पर बल दे। भाई अनुभवों को, यानी अनुभवात्मक अधिगम के बाद कहता है, वो बिल्कुल सही बात है। डिजिटल अधिगम कहता है, वो भी सही बात है। वैज्ञानिक अधिगम कहता है, वो भी सही बात है। और करके सीखने वाला बात तो है ही, यानी कि करके सीखने वाला तो सीटेट का भी टॉपिक फेवरेट है। और क्या है, शिक्षा वैज्ञानिक तरीका भी होना चाहिए शिक्षा में, डिजिटलाइजेशन भी होना चाहिए और अनुभवों के आधार पर भी होना चाहिए। तो यानी कि 1 2 3 4 कहाँ दिख रहे हैं आपको, इसमें दिख रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, यानी कि 23 कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन आज के सेशन का। यह क्या कह रहा है, अध्यापकों को विद्यार्थी के अधिगम में प्रयुक्त यों के अर्जन को सुगम सहज करना चाहिए। ठीक है जी, हाँ सबको करना चाहिए। निम्नलिखित में कौन से तरीकों को इस्तेमाल शिक्षार्थियों को अधिक कौशलभूत बनाने के लिए करना चाहिए। भैया इस चीज़ को ध्यान रखना कि हमें क्या करना है, बच्चे को क्या कराना है, बच्चे को उसके कौशल से, उसकी चीज़ों से, उसके क्या है कराना है, उसे क्या करना है, खड़े होकर कहना है कि क्या, जब वो बच्चा, यानी कि आपको मैंने एक दिन 2-3 दिन पहले जब हम क्लास कर रहे थे तभी आपको कहा था, जिस दिन आपकी क्लास में बच्चा क्या है खड़े होकर आपसे क्वेश्चन पूछने लगे, सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मुझे इसका, यानी कि इससे हमारा फ़ायदा क्या है, इससे क्या है, यानी कि तर्क वितर्क करने लगे और चीज़ों को आपको समझने के लिए तत्पर रहे, तो वो समझ लेना कि आपकी क्लास क्या है, इफेक्टिव हो। यानी कि मूक दर्शन, यानी एक तरह से
क्या जैसे आप क्या वो पिक्चर हॉल में जाते हो बैठ के पिक्चर देख के आते हो, वो नहीं होना चाहिए, ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो आगे का इसमें ऑप्शन बढ़ते हैं, विद्यार्थियों के को चिंतन के अभिसारी तरीके से अवसर देकर, ठीक है जी, विद्यार्थियों को वास्तविक उद्देश्य और समस्या समय तालिका बनाने में मदद करना, बिल्कुल जी, ये कहीं ना कहीं काट दो जी। विद्यार्थियों के स्वयं से प्रश्न करना और स्वयं आकलन सम्मुत करना, अच्छा ये हो सकता है, ठीक है। जो प्रासंगिक नहीं है उस पर ध्यान केंद्रित करना और प्रोत्साहन करना। प्रोत्साहन करना तो बात है, पर ये जो इसने आगे वाले टर्म कही है वो कहीं ना कहीं अलग होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अध्यापक को यानी अध्यापकों को विद्यार्थी के अधिगम युक्त को अर्जन और सुगम सहज करना चाहिए कि जिससे विद्यार्थी स्वयं प्रश्न करने और स्वयं आकलन एक तरह से करने के लिए शिक्षार्थियों को अधिक कौशलभूत बनाने के लिए किया जाता है। इससे क्या होता है, जो शिक्षार्थी होता है अपने स्वयं प्रदर्शन को आकलन करने यानी कि उसके आकलन करने में सहायता मिलती है। और ये अभ्यास शिक्षार्थियों को उनके ज्ञान अंतराल को की पहचान करने पर उपयुक्त सीखने के रणनीति अपनाने एवं नए तरीके से क्या करना, एक उपकरण के रूप में मूल्यांकन का उपयोग करने में मदद करता है। ऐसे तरीके क्या होता है, शिक्षार्थी को की कार्य कुशलता और में वृद्धि करते हैं। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। प्रभावशाली समस्या समाधान कारक होने के लिए अध्यापक को शिक्षार्थियों में किसके इस्तेमाल का हितोषित करना चाहिए, यानी कि इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, जब देखो जब इस तरह की बात है यानी कि जो इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग और टीचर की बात है, और जो इस तरह की बात आ रही है तो हितोषित करने की बात आ रही है, तो इसमें कौन सी चीज़ आएगी, आप देखो इसमें क्या क्या है, अनुक्रिया, समुच्चय, काल, विधि, अन्वेषण और अनुस्मन, यानी कि इसमें कौन सा आ जाएगा, इसमें सबसे पहला आ जाएगा अनुक्रिय समुच्चय। तो यानी कि अनुक्रिय समुच्चय ही इसका आंसर हो गया, यानी कि इसका पहला आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रभावशाली समस्या समाधान कारक जो होते हैं उसके द्वारा क्या करता है, अध्यापक जो होता है शिक्षार्थियों के अनुक्रिया को समुच्चय को इस्तेमाल कर कर यानी कि हितोषित करना चाहिए, जिससे क्या हो, एक शिक्षक के रूप में बच्चे को जीवन में सफल होने में मदद करने के लिए समस्या समाधान की सुविधाजनक बनाया जा सके और उसकी आवश्यकता को पूरा किया जा सके। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 25 यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, 25 क्या कह रहा है, नल के स्रोतों के बारे में चर्चा करते हुए रानी उत्तर देती है कि नल और फवारा पानी के मुख्य स्रोत हैं। उसका उत्तर किसका प्रतिनिधित्व करता है? भाई उसने क्या करा, उसने एक कॉन्सेप्ट बना लिया जी, पानी क्या है, जहाँ से भी उसे पानी दिख रहा है तो वो क्या है, स्रोत दिख रहा है, यानी कि उससे क्या कर रहा है, स्रोत दिख रहा है। अब इस तरह का कॉन्सेप्ट कौन सा बनाता है बच्चा, जो छोटा बच्चा होता है और जिससे क्या है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, तो यह क्या है उसकी जो, यानी सबसे पहले देखते हैं उसकी समझ जो उसके अनुभव के आधार पर बल देती है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, जो उसने देखा, यानी कि आपने पहली बार किसी चीज़ को देखा, यानी आप क्या इतने बड़े हो गए और आपने पहली बार किसी चीज़ को देखा, तो आपका क्या अगली बार, और आपको पता है जी ये काम करता है, तो अगली बार भी उससे रिलेटेड चीज़ देखोगे तो आप क्या कहोगे कि यही वो चीज़ है। यानी कि आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, वैसे पढ़ लेते हैं। उसकी निम्न अंत व्यक्तित्व और अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, नई अवधारणा सीखने के लिए अभिप्रेरणा की कमी नहीं है इसमें, उच्च स्तरीय समस्या समाधान का कौशल नहीं, पहला ही आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा पहला। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, निम्न में से कौन सा अधिसंज्ञानात्मक कौशल का भाग नहीं है? तो ये नहीं पूछ रहा है, तो यानी कि सबसे पहले तो आपको इंग्लिश में इसका पता होना चाहिए, मेटाकॉग्निटिव स्किल्स, ठीक है, स्किल्स, ठीक है। इसका क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा निष्क्रिय अनुकरण, यानी कि इसका आंसर होगा योजना नहीं होगा, मोटरिंग नहीं होगा, मूल्यांकन नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा नहीं है पूछा है, सॉरी नहीं है पूछा है, तो इसमें ये सारे यानी नहीं है में तो ये होगा, और होंगे इसके आंसर क्या है, ये सारे हैं इसके आंसर, ठीक है।
चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। भावनाओं और संज्ञान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहले मैंने क्या कहा था, नहीं है और सही है पर जरूर अंडरलाइन कर लेना, जिससे क्या हो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत ना हो। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है सही है। अब सही है के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, अधिगम के लिए रुचि और जिज्ञासा परस्पर संबंधित नहीं है। अच्छा, ये तो बिल्कुल गलत है, होनी चाहिए बिल्कुल, क्यों? रुचि के बिना क्या कर, यानी कि आप हो सीटेट की तैयारी कर रहे हो और सीटेट में आपकी रुचि ना हो तो आप क्या कर पाओगे, तैयारी कर पाओगे? यानी कि और दूसरा क्या, एक तरह से इंटरनली मोटिवेट या फिर एक्सटर्नली मोटिवेट नहीं होगे, यानी कि सीटेट के बाद क्या होगा, आपको जॉब की तैयारी करने के लिए एक मौका मिल जाएगा, सीटेट के बाद आप एलिजिबल हो जाओगे तैयारी के लिए। तो कहीं ना कहीं वो भी एक तरह रुचि मान के चलो या फिर एक तरह से मोटिवेशन मान के चलो, या फिर एक्सटर्नल और इंटरनल। जब तक आप में वो नहीं होगा तब तक आप क्या करोगे, जिज्ञासा नहीं होगी तब तक आप एग्जाम पास नहीं करोगे। दूसरा क्या कहता है, अधिगम तार्किकता के अमूर्त संज्ञान के बारे में कहा गया है। ठीक है जी, ये भी गलत है। जानकारी ग्रहण करने के कौशल मनोदशा द्वारा प्रभावित होता है। ठीक है, ये सही है इसका आंसर। आगे देखते हैं और क्या सही हो सकता है। निराशा और उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक दक्षता को, यानी कि इसमें छोड़ दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ये, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये जानकारी ग्रहण करने के लिए कौशल जो होते हैं मनोदशा द्वारा प्रभावित होते हैं। यानी कि ये जो कथन दिया गया है इसमें क्या है, एक तरह से क्या बताया, भावनाओं और संज्ञान के बारे में सही है, क्योंकि संज्ञान एक मानसिक स्थिति है जो भय, क्रोध, प्रेम आदि जुड़े हैं। संज्ञान अनुभव और इंद्रियों के माध्यम से संज्ञान जो ज्ञान प्राप्त कराया जाता है उसके बारे में बताता है। संज्ञान बनाना मानसिक प्रक्रिया और उसके सीखने के, याद रखने की, समस्या सुलझाने के, जन्म से लेकर एक तरह से वयस्क होने तक ये सोच जो होती है कैसे विकसित होती है एक बच्चे को शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक विकास में एकीकृत समग्र निर्माण करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विद्यार्थियों के अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करते रहने के लिए अध्यापक को क्या सुनिश्चित करना चाहिए? एक तरह से जो इम्पोर्टेंट, यानी कि करना चाहिए। अब इम्पोर्टेंट क्या है, अब इसमें क्या होगा, देखो सबसे पहला क्या आता है, इसमें आता है निपुणता उन्मुखी उद्देश्य, योग्यता का सचित्व या अस्तित्व परीक्षण, असहायता का सीखना हुए भावना, प्रतियोगितात्मक दृष्टिकोण। अब इसमें क्या कह रहा है, सबसे पहला, यानी कि सबसे पहला ही आपको कह रहा है जो गोल अचीव करने की, यानी उद्देश्य की बात कर रहा है। तो उद्देश्य क्या कर रहा है, उद्देश्य बढ़ आ गया तो इसमें एक तरह से पॉजिटिव में आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि विद्यार्थी को जो होते हैं अधिगम के प्रति अभिप्रेरणा करते रहते हैं और अध्यापक को क्या करते हैं, निपुणता उन्मुखीकरण की को निर्धारित मानकों के लिए अनुसार उसके अधिगम और कार्य के उसके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो कहीं ना कहीं देखी जाती है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 29 देखते हैं। विद्यालय में बच्चों की जो सफलता है, यानी कि विद्यालय में बच्चों की सफलता में निम्न में से कौन सा कारक बाधक उत्पन्न करता है? तो क्या है, बाधक जो बाधकता उत्पन्न करती है तो वो कहीं ना कहीं जो इम्पोर्टेंट होती है। देखो, लचीला समय सारणी बिल्कुल होनी चाहिए, कहीं ना कहीं लचीला समय सारणी, लचीला एनवायरनमेंट होना चाहिए, और लचीला समय सारणी कहीं ना कहीं आपके एनवायरनमेंट को लिए इम्पोर्टेंट होता है। फिर आता है संरचनात्मक शिक्षा शास्त्र, बिल्कुल इंपॉर्टेंट होना चाहिए। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्र के बिना कहीं ना कहीं आप विद्यालय को चला नहीं सकते। कठोर पाठ्यचर्या ये नहीं होना चाहिए। कठोर पाठ्यचर्या में कहीं ना कहीं बच्चे का क्या होता है, एनवायरनमेंट जो होता है उसमें, यानी कि लचीले सामग्री, और ये कहीं ना लचीले एनवायरनमेंट के बिना वो एक तरह से, और जब कठोर इस तरह से ही होगा, कठोर कैरिकुलम होगा जो इस तरह की जो बात होंगी, तो वो क्या करेगा, बच्चे को डिसबैलेंस कर देगा, और डिसबैलेंस कर देगा तो कहीं ना कहीं वो जो कठोर एनवायरनमेंट से ज्ञान तो प्राप्त कर लेगा, पर क्या है उसका जो है ज्ञान का भाव जो है, ज्ञान के जो स्तर है वो जो है एक तरह से रोबोट बन जाएगा, और रोबोट का मतलब ये होता है जितना आप बताओगे उतना ही वो कर पाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट, चलिए आगे चलते हैं। लास्ट देखते हैं आज का, हम अपने सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारक का क्वेश्चन है। किसकी अवधारणा को समझते समय यह महत्वपूर्ण है कि विषय वस्तु का विद्यार्थियों के दिन प्रतिदिन के जीवन से संबंध बनाया जाए। अधिगम कंठस्थीकरण
के माध्यम से बहुत प्रभावशाली होते हैं। तो यानी कि इसके बारे में बताया गया। तो ये क्या कह रहा है, देखो सबसे पहला कह रहा है किसी अवधारणा को समझते समय यह महत्वपूर्ण है, ठीक है जी, महत्वपूर्ण कि विषय वस्तु के विद्यार्थियों के दिन प्रतिदिन के जीवन के संबंधित होना चाहिए। तो पहला क्या कह रहा है, पहला आपके कह रहा है बिल्कुल सही बात है। तो पहला क्या कह रहा है, पहला बिल्कुल सही कह रहा है। दूसरा क्या कह रहा है, अधिगम कंठस्थीकरण के माध्यम से बहुत प्रभावशाली कह रहा है। और ये कंठस्थीकरण क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। नेगेटिव टैग वर्ड में यानी कि नेगेटिव टैग वर्ड से आपको क्या करेगा, यानी कि ये सारा क्वेश्चन बर्बाद कर देगा। और बर्बाद करने का मतलब है पहला सही है और दूसरा क्या है, गलत है। और हाँ एक चीज़ और आपको, यानी कि आज क्या है, आज है मंगलवार। आज मंगलवार है, इस संडे को क्या है, आपको टैग वर्ड सारे बताए जाएंगे, जिससे क्या हो कि आपको टैग वर्ड से ही आपको क्या क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाए और आप क्या हो चीज़ों को जान पाओ। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। तो आज की जो चीज़ें हैं, आपको टॉपिक है क्या है, आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, ये आपको समझ में आएंगे और आपको पता चल गया होगा किस तरह से क्वेश्चन को कहाँ से किस तरह से आंसर निकालने हैं, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।